दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसमें स्टोरी लाइन जिस तरीके से आगे बढ़ती है वो आपको मूवी से जोड़े ही रखेगी, पर बीच बीच में आने वाले ट्विस्ट भी आपको अपनी सीट से हटने का मौका नहीं देंगे। इसलिए एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मूवी को नहीं देखा है तो देखाइए, क्योंकि आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में जो एंड में आपको पता चलेंगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है यू टर्न। मूवी की शुरुआत होती है 10 जून 2019 से, जब चंडीगढ़ के एनटीपीसी फ्लाईओवर पर एक आदमी अपनी बाइक से कहीं जा रहा था और तभी उसे किसी का फोन आता है और वो रोड के बीच में रखे ब्लॉक्स को हटाकर वापस चला जाता है, पर ब्लॉक्स को उसकी जगह पर नहीं रखता। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते पर एक कार आती है जिसका उन ब्लॉक्स की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कहानी आती है राधिका नाम की जर्नलिस्ट पर, जो इंडी टाइम्स न्यूज एजेंसी के लिए काम करती है और इस वक्त उसी फ्लाईओवर की खबर पर काम कर रही है। फिर हम देखते हैं दीपक नाम के आदमी को, जो उसी फ्लाईओवर से अपने काम पर जा रहा है। रास्ते में उसकी बीवी कॉल करके बताती है कि उनके बेटे की स्कूल बस आज मिस हो गई है, इसलिए दीपक उसे स्कूल छोड़कर आए। दीपक फौरन ब्लॉक्स हटाकर अपनी बाइक को टर्न करता है और वो भी ब्लॉक्स को सही जगह पर रखना भूल जाता है। तभी हम देखते हैं एक भिखारी को, जो दीपक की बाइक का नंबर नोट कर लेता है। उधर ऑफिस में राधिका अपनी कलीग देविका से मिलती है और दोनों अपने फ्यूचर के बारे में थॉट्स को लेकर शेयर करने लगती हैं। इस बीच देविका उससे कहती है कि तेरे लिए तो आदित्य सही रहेगा, वो इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम भी। आदित्य दरअसल उसी एजेंसी में रिसर्चर का काम करता था। अब इस बीच आदित्य वहां आ जाता है और राधिका की नजर भी उससे मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी दिव्या उससे कहती है कि तुझे कवर करने के लिए यही स्टोरी मिली थी। इस एनटीपीसी फ्लाईओवर की न्यूज बहुत डार्क है, इसको छोड़ दे। लेकिन राधिका उससे कहती है कि ये न्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा क्यों कहती है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब सीन आता है वापस दीपक पर, जो उस दिन ठीक फील नहीं करता। घर आने पर उसकी बीवी उससे झगड़ा करने लगती है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दीपक के सोने के बाद वो अपने बेटे को लेकर घर से चली जाती है। उधर राधिका भी अपने घर पहुंचती है और थोड़ी देर बाद उसके पास ट्रांसपोर्ट पुलिस से हैरी का फोन आता है, जो उसे दीपक का एड्रेस देता है। उधर दीपक जब नींद में होता है तो उसे एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो एक औरत को हवा में डरावने तरीके से अपने सामने देखता है। तभी उसका सपना टूटता है और वो देखता है कि उसके घर में बिजली चली गई है। कांपते हुए हाथों से वो कैंडल जलाता है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर उसे कोई नहीं दिखता, पर नीचे व्हाइट फ्लावर्स का एक गुलदस्ता मिलता है। वो उसको उठाकर अंदर ले जाता है और तभी उसे घर में रूम में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई दिखती है। डरते डरते वो रूम में जाता है जहाँ कोई नहीं होता और इतने में दरवाजा बंद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है राधिका पर, जो किसी काम से आदित्य के पास आती है। वहाँ वो देखती है कि आदित्य उसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा है। वो कुछ सेकंड्स रुकती है और फिर आदित्य से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें अब तक उस फ्लाईओवर पर हुए सभी हादसों की रिपोर्ट बनानी होगी और सभी लोगों की लिस्ट मुझे देनी होगी। आदित्य उसको हाँ बोल देता है और अगले ही पल कॉफी पर चलने का प्रपोजल भी दे देता है। राधिका उसको कहती है कि वो कॉफी में इंटरेस्ट नहीं रखती, इसलिए वो आज शाम बियर पीने जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर सक्सेना को, जो अपने थाने के इंस्पेक्टर अर्जुन और कांस्टेबल इंद्रजीत के साथ दीपक के घर आते हैं। दरअसल कल रात दीपक की मौत हो गई थी और देखने पर मालूम पड़ रहा था कि उसने खुद को मारा है। उसकी लाश को देखकर इंद्रजीत बाहर उल्टी करने चला जाता है, जिस पर सक्सेना कहता है कि ये आदमी पुलिस में कैसे भर्ती हो गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसके बाद सक्सेना और अर्जुन क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहां उनको ये लगता है कि ये सुसाइड केस है। उधर राधिका और आदित्य उस शाम डेट पर आए होते हैं और वापस आने पर आदित्य उसे उसके घर पर ड्रॉप करके निकल जाता है। लेकिन राधिका के घर में एंटर करने से पहले पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और अपने साथ थाने ले आते हैं। थाने में सक्सेना दीपक की वाइफ से पूछता है कि क्या आपके हस्बैंड का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की को देखा है जो उस रात आपके घर आई थी। इतने में पुलिस राधिका को ले आते हैं, जो उनसे कहती है कि आप मुझे इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते, आखिर मैंने किया क्या है। सक्सेना राधिका को समझाता है कि मैडम अपनी आवाज धीमी कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, सो प्लीज कोऑपरेट। अब यहाँ राधिका को पता चलता है कि दीपक का मर्डर हो गया है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो पुलिस को बताती है कि दिन में टाइम न मिलने की वजह से वो रात को 10:30 बजे दीपक के घर गई थी, क्योंकि उसे एक आर्टिकल के बारे में उससे कुछ पूछना था। पर वो डोरबेल बजाती रही और कोई बाहर नहीं आया, इसलिए 5 मिनट वेट करके वहाँ से वापस आ गई। सक्सेना उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ फूल लेकर क्यों गई थी, तो वो कहती है कि दीपक जैसे फूल यानी मूर्ख लोगों की वजह से काफी लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए ऐसे फूलिश आदमी को मैं फूल गिफ्ट करने गई थी ताकि उसको थोड़ी अकल आ जाए। इस पर इंस्पेक्टर अर्जुन उससे पूछता है कि दीपक ने क्या किया था,
जो तुम उसको मूर्ख बता रही हो। तो राधिका बताती है कि एनटीपीसी फ्लाईओवर पर कुछ लोग यू टर्न लेने के लिए डिवाइडर के ब्लॉक्स को हटा देते हैं और फिर उनको वापस सही जगह पर रखना भूल जाते हैं और इन्हीं ब्लॉक्स के बाद आने वाली गाड़ियां टकरा जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। अर्जुन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि दीपक ने ऐसा किया था। इस पर राधिका बताती है कि वहाँ पर एक भिखारी बैठा रहता है जो उन लोगों की गाड़ियों के नंबर्स नोट करता रहता है जो ऐसा करते हैं। मैं उसको कुछ पैसे देती हूँ जो बदले में उन लोगों की डिटेल्स मुझे बता देता है। राधिका बताती है कि अब तक जिन लोगों ने भी ब्लॉक्स हटाए हैं मेरे पास उनके गाड़ी के नंबर्स हैं जो कि मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। अर्जुन उससे वो डायरी मांगता है और फौरन अपने कांस्टेबल सोडी से उस डायरी में लिखे हुए सभी लोगों की डिटेल्स निकालने को कहता है। अकेले में सक्सेना अर्जुन से कहता है कि हमें इस लड़की को अपने साथ रखना होगा क्योंकि अगर ये केस मर्डर का हुआ तो कहीं ये फरार ना हो जाए। अर्जुन फौरन अपने एक एसआई को कहता है कि वो राधिका के साथ फ्लाईओवर पर जाए और उस भिखारी को पकड़ कर लाए जिससे पता चल सके कि राधिका झूठ नहीं बोल रही है। इसके बाद वो एसआई राधिका के साथ उस भिखारी को लेने चला जाता है। उधर कांस्टेबल इंद्रजीत अर्जुन के पास आकर कहता है कि सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, बॉडी पर किसी तरह की कोई जबरदस्ती के निशान नहीं है और ये एक सुसाइड ही है। इतनी देर में वहाँ कांस्टेबल सोडी भी आ जाता है जो अर्जुन को ऐसा कुछ बताता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। खैर वो एसआई उस भिखारी को थाने में लाकर पीट पीट कर सच निकलवाने की कोशिश करता है और इधर अर्जुन अब राधिका के ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है इसलिए सच बता दो। राधिका कहती है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर अर्जुन पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सारे लोगों का एड्रेस कौन देता है जो तुम्हारी डायरी में लिखे हुए हैं। राधिका कहती है कि सर मुझे गाड़ी के नंबर वो भिखारी देता है और उसके बाद आरटीओ में बैठा हैरी नाम का आदमी कुछ पैसे लेकर मुझे उन गाड़ियों के ओनर्स का एड्रेस दे देता है। अर्जुन पूछता है कि तुम इनमें से कितने लोगों को जानती हो। राधिका कहती है कि सर मैं कुछ लोगों से मिल चुकी हूँ और कुछ से नहीं। अर्जुन कहता है कि मैडम जितने भी लोगों के नाम आपकी डायरी में लिखे हैं वो सभी मर चुके हैं, वो भी ठीक उन्हीं 24 घंटे के दौरान जब आपने उनको अपनी डायरी में नोट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ने सुसाइड ही किया है जिसकी वजह से मुझे पूरा शक है कि ये काम आपने ही किया है। राधिका उसे समझाती है कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है कि सभी लोग मर चुके हैं। इतने में वहाँ वो एसआई आता है जो इतनी देर से भिखारी को पीटे जा रहा था। वो कहता है कि सर उसने कुछ नहीं बोला पर उसके पास ये कागज मिला है जिस पर एक गाड़ी का नंबर लिखा है। इस पर राधिका कहती है कि सर वो बेचारा बोलेगा कैसे, वो तो गूंगा है और हो सकता है ये नंबर उसने आज ही नोट किया हो जब किसी गाड़ी ने वहाँ से यू टर्न लिया हो। अब बाकी केसेस को देखते हुए अर्जुन अपने कांस्टेबल इंद्रजीत को लेकर उसी आदमी के घर पहुँचता है जिसकी गाड़ी का नंबर आज भिखारी ने लिखा था। वहाँ वो नोटिस करता है कि उस आदमी का रवैया कुछ अजीब सा है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा और बात बात पर चिल्ला रहा है। अर्जुन पहले उसके घर की तलाशी लेता है और कुछ न मिलने पर उससे कहता है कि आज रात को अपनी खिड़की और दरवाजे बंद करके सोना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद वो इंद्रजीत को वहाँ नजर रखने के लिए कहकर राधिका के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो ऊपर से वो आदमी जंप करके सीधा उसकी गाड़ी पर आकर गिरता है और खुदकुशी कर लेता है। ये देखकर अर्जुन और बाकी सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अगले दिन वहाँ काफी भीड़ जमा हो जाती है और सभी इन सुसाइड केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इंद्रजीत भी अपने साथी कांस्टेबल से कहता है कि मुझे तो ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है क्योंकि सभी लोग एक एक करके खुद को ही मार रहे हैं। जरूर उस फ्लाईओवर पर किसी का साया है। अर्जुन उस आदमी की माँ से पूछताछ करता है जो उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं सुना क्योंकि उसे बिना मशीन के कुछ नहीं सुनाई देता। इसके बाद सक्सेना अर्जुन को कहता है कि तुम एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे और अब दूसरा केस आ गया, वो भी उसी मैटर में, आखिर तुम कर क्या रहे हो। अर्जुन कहता है कि सर इन केसेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि एकदम अजीब हैं क्योंकि सभी लोग उस दिन मारे जाते हैं जब वो फ्लाईओवर से यू टर्न लेते हैं। इस पर सक्सेना कहता है कि तुम्हें भी भूत प्रेत दिखने लग गए हैं क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो। चुपचाप उस लड़की को छोड़ दो क्योंकि आज जो हुआ उसको देखकर ये साफ हो गया है कि उसने ये सब नहीं किया और असली कातिल को ढूंढो। खैर अर्जुन राधिका को उसके घर छोड़ाता है पर उस रात राधिका को नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि आखिर सभी लोग एक एक करके मर कैसे रहे हैं। अब अगले दिन राधिका दिव्या और आदित्य से मिलती है जहां आदित्य उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि उसे फ्लाईओवर वाली स्टोरी पर काम करना है। आदित्य उसको पागलों की तरह इस केस में लगे हुए देखकर काफी अजीब फील करता रहता है। उधर अर्जुन को छानबीन करने पर यह पता चलता है कि राधिका का एक भाई था जो फ्लाईओवर पर उन्हीं ब्लॉक से टकराकर एक्सीडेंट में मारा गया था। इस पर अर्जुन का शक राधिका पर फिर से गहरा हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि राधिका अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि वो उसके साथ उस दिन नहीं थी। वो सोचती है कि अगर वो उस दिन ड्राइव कर रही होती
तो उसके भाई राघव का एक्सीडेंट नहीं होता। इसी बात को लेकर उसकी माँ भी उसको फोन पर समझाती रहती है कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए तू अपने काम पर ध्यान दे। उसकी माँ ये सब बातें करते हुए टेबल पर खाना परोसती है, लेकिन हम देखते हैं कि टेबल पर तो कोई बैठा ही नहीं है। राधिका अब सुबह होते ही उस भिखारी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन वो भिखारी कुछ नहीं बोलता और चुप बना रहता है। इसके बाद राधिका कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाती है और तभी वो भिखारी बोलता है कि तू भी मरेगी, चली जा यहाँ से। ये देखकर राधिका एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो अभी तक उसको गूंगा समझती थी। इस दौरान वो जैसे ही उस फ्लाईओवर से वापस जाने लगती है तो देखती है कि दो लड़के उन्हीं ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न ले रहे हैं। वो फौरन उन दोनों को रोकती है, लेकिन वो लड़के उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राधिका उन दोनों का फोटो खींच लेती है और ब्लॉक्स को सही जगह पर रख देती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो अपने भाई की मौत के सदमे से बेहद दुखी होती है। साथ ही उस भिखारी के साथ जो कुछ हुआ उससे भी उसका दिल दुखी था। इसके साथ ही साथ वो इस बात से भी हैरान थी कि आखिर ये सभी लोग इस तरह क्यों मर रहे हैं। इसलिए तभी वो एक हैरान कर देने वाला डिसीजन लेती है और खुद उन ब्लॉक्स को हटाकर उन्हें ठीक से नहीं रखती और यू टर्न ले लेती है। इसका मतलब वो देखना चाहती थी कि आखिर उसके साथ अब क्या होता है। उधर अर्जुन इंद्रजीत को एक फाइल देता है जिसमें सभी मरने वाले लोगों की लिस्ट थी। वो कहता है कि मुझे हर उस डॉक्टर से बात करनी है जिसने इन सभी का पोस्टमार्टम किया है। पर तभी वहाँ राधिका आती है जो अर्जुन को बताती है, मैंने आज दो लड़कों का फोटो लिया है जो उन ब्लॉक्स को हटाकर वापस गए हैं। हमें फौरन उनको बचाना होगा, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी सक्सेना वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मैडम ये फालतू बात मत कीजिए, पहले ही मैं आपको इस केस से दूर रहने को कह चुका हूँ, इसलिए आप दूर रहिए, वरना मजबूरन मुझे आप पर पुलिस के काम में रोक लगाने पर एक्शन लेना पड़ेगा। अर्जुन राधिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई राघव के बारे में पता चल गया है और मुझे मालूम है कि तुम ही सभी को एक एक करके मार रही हो, क्योंकि राघव भी एक्सीडेंट से ही मरा था। राधिका कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैंने उस आदमी को कैसे मारा जो उस दिन गाड़ी के ऊपर आकर गिरा था। अर्जुन उसकी बात को सीरियस लेता है और उन दोनों लड़कों को पकड़कर लाने को कहता है। वो उनको ब्लॉक्स हटाकर ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए गिरफ्तार करता है और लॉकअप में रखता है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। लेकिन रात को अचानक उनमें से एक लड़का उठकर अजीब सी हरकतें करने लगता है, पर पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ती और इतने में वो लड़का अपने लॉकअप की खिड़की का शीशा तोड़ देता है, जिसकी आवाज सुनकर अर्जुन और राधिका बाकी पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनमें से एक लड़का मर चुका है और दूसरा कांच का टुकड़ा लिए अजीब तरह से खड़ा है। अर्जुन फौरन उससे कांच का टुकड़ा रखने को कहता है, लेकिन इतनी देर में वो अर्जुन से उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद अर्जुन उससे गन नीचे रखने को कहता है, पर वो लड़का पहले तो गन को राधिका की तरफ करता है और उसके बाद खुद को ही गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर अब राधिका और अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। ये सुनकर सक्सेना फौरन वहाँ पहुँचता है और अर्जुन को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन उस केस को सॉल्व करने की जगह और उलझा रहा है और बेगुनाह लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन इंद्रजीत सक्सेना को बताता है कि सर तो उन लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लड़कों ने खुद को ही मार लिया। इसमें सर क्या करते? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये किसी भूत प्रेत का चक्कर है। पास खड़ी राधिका ये सुन लेती है और अंदर से डर जाती है। रास्ते में उसे अपनी माँ की बात याद आती रहती है कि हो सकता है राघव तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए तू परेशान मत हो। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को उसी मोड़ पर देखती है जहाँ से वो ब्लॉक्स हटाकर निकली थी। खैर वो अब घर पहुँचती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। इस बीच उसे राघव के विजन्स भी आते रहते हैं और एट द सेम टाइम उसके पास दिव्या का फोन आता है। दिव्या उससे कहती है कि मैंने तुझे ईमेल पर एक वीडियो भेजा है, तुझे उसको देखना चाहिए। राधिका फौरन उसको देखती है तो उसमें एक आदमी लिफ्ट में होता है जो थोड़ी देर बाद अजीब सा बिहेव करने लगता है, जैसे वो अपनी बॉडी को कंट्रोल ना कर पा रहा हो, और फिर वो अचानक अपना गला काटकर खुद को मार लेता है। राधिका ये देखकर काफी डर जाती है और साथ में उसे राघव के विजन्स भी आते रहते हैं। आदित्य ये देखकर उससे कहता है कि तुम्हें इस केस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब से तुमने इस पर काम करना शुरू किया है तब से तुम्हारी हालत बिगड़ती गई है। लेकिन राधिका इस बात को सही नहीं समझती और उल्टा उसको कहती है कि ये सब मेरा भाई कर रहा है, क्योंकि उसकी मौत मेरी लापरवाही की वजह से हुई, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। आदित्य उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें अपने डर को भगाना है तो अगली बार डर का सामना करना होगा। उधर अर्जुन सस्पेंड होने के बाद भी उस केस की डिटेल्स कलेक्ट करता रहता है। उसी रात राधिका को फिर से विजन्स आना शुरू होते हैं, जिसमें उसे वही सारे लोग दिखते हैं जो उस फ्लाईओवर पर मरे थे। फिर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। पास जाकर देखने पर उसमें वो खुद को ही मरा हुआ पाती है और तभी वहाँ उसका भाई राघव आता है।
जिससे वो माफी मांगने लगती है। राघव कहता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ दीदी, तुम्हें इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। इतने में राधिका की आंख खुल जाती है और उसे फील होता है कि उसका भाई उसको मारना नहीं चाहता। अगले दिन वो अर्जुन के पास जाती है और उसको बताती है कि मैंने भी वो यूटर्न लिया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि वो दोनों लड़के मारे गए। जरूर कोई ना कोई है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भूत प्रेत होते हैं और इसकी आड़ में वो मर्डर कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें पता करना होगा। अर्जुन उससे कहता है कि तुम्हें अब इन सब में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब ये केस ऑफिशियली बंद हो चुका है। पर तभी राधिका जाते जाते उसके रिसर्च रूम में एक तस्वीर देखती है और पूछती है कि ये कौन है। अर्जुन बताता है कि ये वही औरत है जिसकी मौत सबसे पहले उन ब्लॉक्स से टकराने की वजह से हुई थी। ये तो अपनी कार में ही मर चुकी थी, जबकि इसकी बेटी फ्लाईओवर से नीचे पटरी पर गिर गई, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरने की वजह से वो भी नहीं बची। राधिका को ये सुनकर शॉक लगता है, क्योंकि अभी तक उसके पास ये डिटेल्स नहीं थी। वो फौरन आदित्य को फोन करती है और कहती है कि तुमने मुझे जो डेटा भेजा था उसमें एक सुनीता नाम की लेडी मिस हो गई, क्योंकि उसकी मौत सबसे पहले हुई थी, हमें उसके बारे में पता करना होगा। इसके बाद वो आरटीओ दफ्तर में हैरी को फोन लगाकर कहती है कि मुझे सुनीता नाम की लेडी का गाड़ी का नंबर चाहिए, जिसका एक्सीडेंट उसी फ्लाईओवर पर हुआ था। हम नोटिस करते हैं कि ये सुनकर हैरी थोड़ा घबरा सा जाता है। इसके बाद अर्जुन भी अपनी टीम को सुनीता के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने में लगा देता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि आदित्य के पास उस सुनीता नाम की लेडी की डिटेल्स तो थी, लेकिन उसने वो जानबूझकर राधिका को नहीं भेजी थी। उधर अर्जुन सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पर राधिका ये नोटिस करती है कि सुनीता उस फ्लाईओवर पर ऑफिस आवर्स में ही आया जाया करती थी। इसके बाद पूरी टीम सभी ऑफिसेस में जाकर पता करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके बाद राधिका शाम को इंद्रजीत से चाय पर मिलती है और कहती है कि मुझे वो सारी डिटेल्स वाली फाइल्स चाहिए जिसमें सभी मरे हुए लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद वो रात को लैपटॉप पर एक लिक्विड के बारे में सर्च करती है, जिसको अगर किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो कुछ ही समय में अपना कंट्रोल बॉडी पर से खो देगा और खुद को मारने पर उतर आएगा। इतनी देर में राधिका को एक मेल आता है जिसमें सुनीता की गाड़ी का नंबर था और उसकी डिटेल्स थी। उन डिटेल्स में उसे पता चलता है कि वो गाड़ी तो असल में इंद्रजीत की थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उधर अर्जुन सभी क्लूज इकट्ठा करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये सब हैरी ने ही किया है, क्योंकि सुनीता की इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से थी, लेकिन उसने जानबूझकर वो डिटेल्स राधिका और पुलिस को नहीं दी। वो फौरन हैरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और इस बीच उसके पास राधिका का फोन आता है। वो राधिका से कहता है कि ये सब हैरी ही कर रहा है और उसके पास तुम्हारी गाड़ी का नंबर नहीं था, इसलिए उसने तुमको नहीं मारा। इस पर राधिका उससे कहती है कि मुझे सुनीता के पति के बारे में पता चल चुका है, और इतने में एक ट्रक आकर अर्जुन की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उधर इंद्रजीत पीछे से हमला करके राधिका को भी बेहोश कर देता है। होश आने पर आता है पिक्चर का पहला क्लाइमेक्स, जिसमें हमें पता चलता है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे इंद्रजीत का हाथ था, कि सुनीता मेरी ही बीवी थी और सिर्फ एक लापरवाही ने उसकी जान ले ली, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन गुजर जाने की वजह से उसके इतने टुकड़े हो गए कि मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। जब मेरी बेटी और बीवी बेवजह मारी गई तो मैंने सोच लिया कि जब कोई भी ये लापरवाही करेगा और उन ब्लॉक्स को हटाकर बिना ठीक से रखे वापस आएगा, मैं उसको मार दूंगा। इसलिए जो भी व्यक्ति ऐसा करता था, मैं उसको एक नशीली दवा दे देता था, जिससे वो आदमी पागल होकर खुद ही अपने आप को मार लेता था। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही ड्रग्स था जिसके बारे में कल रात राधिका रिसर्च कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम तो पुलिस वाले हो, इस केस को सॉल्व करके उस आदमी को पकड़ना चाहिए था जिसने वो ब्लॉक्स हटाए, तुमने बाकी लोगों को क्यों मारा? वो कहता है, मैडम, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मेरी मदद किसी ने नहीं की, खुद मेरे ही विभाग ने इस केस को बंद कर लिया, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। ऐसा कहकर वो राधिका को वही ड्रग्स देने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका वहाँ से भागकर छत पर चली जाती है। पर वो ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाती और जैसे ही इंद्रजीत उस पर हमला करने वाला होता है तो खुद उसका हाथ अब कांपने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब राधिका उसे बताती है कि जब मैं तुमसे फाइल लेने के लिए मिली थी तभी मैंने तुम्हारे पास वो ड्रग देख लिया था। मुझे तुम पर शक था, इसलिए मैंने अपनी चाय और तुम्हारी चाय को आपस में बदल दिया था। रात को मैंने पता किया कि वो ड्रग किस चीज का था और अब उसका असर तुम पर हो रहा है, क्योंकि तुमने वही चाय पी थी जिसे तुम मुझे पिलाने वाले थे। इंद्रजीत पहले तो शॉक होता है, लेकिन फिर वो खुद की ही हार मान लेता है। अंतिम समय से पहले उसे अपनी बीवी और बच्ची के विजन्स आते हैं कि किस तरह उसकी बीवी और बेटी ने अपनी जान गंवा दी, कैसे वो साथ में खुश थे, और इसी बीच वो छत से कूद जाता है और हंसते हंसते अपनी जान दे देता है। हालांकि राधिका उसको बचाने की कोशिश करती है,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद पुलिस वहाँ आती है और अर्जुन को इंद्रजीत के बारे में पता चलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिसने अर्जुन को टक्कर मारी वो कोई और नहीं बल्कि हैरी ही था, जो कि इंद्रजीत का ही छोटा भाई था और उसका साथ दे रहा था, जिसको अब पुलिस ने पकड़ लिया है। तो अब इस तरह ये तो पता चल जाता है कि आखिर ये सारे मर्डर्स इंद्रजीत ने किए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि आखिर वो आदमी कौन था जिसके यू टर्न की वजह से इंद्रजीत की बीवी मरी थी। खैर, इसके बाद आदित्य राधिका से कॉफी पर चलने के लिए पूछता है और राधिका हाँ कर देती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमारे सामने आता है दूसरा क्लाइमेक्स, या हम कहें इस पूरे मर्डर केस की असली वजह, जिसमें हम देखते हैं कि उस रात जिसने वो ब्लॉक्स हटाए थे वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था, जिसको किसी का कॉल आया था और वो वापस यू टर्न लेकर चला गया था। और इसी के साथ होता है मूवी का दी एंड। अगर थ्योरीज की बात करें तो हमें पता चलता है कि आदित्य शुरू से ही राधिका को कॉफी पर चलने और उस केस को छोड़ने के लिए कहता रहता है ताकि वो उस केस में ना पकड़ा जाए, और इसलिए उसने सुनीता की डिटेल्स भी राधिका से छुपाई थी। इसके अलावा हम नोटिस करते हैं कि जब जब वो राधिका से उस केस पर काम करने के लिए मना करता था तब तब वहाँ दिव्या भी होती है। इसका मतलब हो सकता है कि वो भी इसके बारे में जानती हो और आदित्य की मदद कर रही हो, क्योंकि उसने राधिका को वो मेल भी भेजा था ताकि राधिका शायद डरकर वो केस छोड़ दे। हालांकि मूवी में राघव के विजन्स रियल थे, जो कि अपनी सिस्टर को इशारा कर रहा था कि वो उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं थी। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये मूवी आपको कैसी लगी ये भी हमसे शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। और अगर आपको ऐसी ही मूवीज पसंद हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आपको एक यूनिक हॉरर और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।